हेलो एंड वेलकम। दिशा के प्रैक्टिस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक न्यू क्वेश्चन और इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है कि विच इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। कंपाउंड दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, प्रोडक्ट डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अब इस क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं कि ये किस तरह का रिएक्शन है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है HCl, यानी ये HCl क्या है? HCl है एसिड। HCl आपका एसिड है और ये जो आपका है वो बेस है। यानी कि सिंपल टर्म में समझे तो ये एसिड बेस रिएक्शन है। आपको प्रिडिक्ट करना है कि एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो कौन सा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बन सकता है। सबसे पहले तो हम लोग को एसिड बेस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े भी थे, तो मेन कौन सा कॉन्सेप्ट है एक शॉर्ट में बता देता हूँ। तो सबसे पहले एरेनियस कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं। एरेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एसिड जो होता है गिव्स H+ आयन, ठीक है। तो जो H+ आयन देता है उसको एसिड कहते हैं। और बेस जो होता है गिव्स OH- आयन इन एक्वस मीडियम। दोनों एक्वस मीडियम में ही देगा। दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, जो कि एक प्रोटॉनिक कॉन्सेप्ट है। ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो एसिड होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है। प्रोटॉन डोनर होता है। प्रोटॉन यानी कि इक्विवेलेंट टू H+ आयन होता है। प्रोटॉन को हम इक्विवेलेंट टू H+ आयन बोलते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन इज द ओनली एटम दैट डज नॉट हैव न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। तो व्हेन वी रिमूव इलेक्ट्रॉन वी हैव ओनली प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन जो होता है H+ के इक्विवेलेंट होता है। नहीं सिंपल कह सकते हैं कि एरेनियस एसिड भी H+ आयन देगा, ब्रोंस्टेड-लॉरी भी H+ आयन देगा, लेकिन यहाँ पे H+ आयन ना होके प्रोटॉन का कॉन्सेप्ट है। और बेस जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, ठीक है। अब क्या है कि जो एरेनियस एसिड होता है, एरेनियस एसिड होता है वो जो होता है वो ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड के बराबर होता है। यानी ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड और एरेनियस एसिड सेम है, लेकिन एरेनियस बेस जो होता है नॉट इक्वल टू ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस। तो क्यों ऐसा होता है? देखिए कारण ऐसा क्यों होता है कि जो ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस है और एरेनियस बेस अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा, NaOH KOH, ये आपका एरेनियस बेस हो गया। और यहाँ पे क्या हो सकता है, Cl- HSO3-। तो यहाँ पे क्या है कि एरेनियस एसिड इक्वल टू ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड, बट एरेनियस बेस इज नॉट इक्वल टू ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस। मतलब ऑल एरेनियस एसिड्स आर आल्सो ब्रोंस्टेड-लॉरी एसिड एंड ऑल एरेनियस बेस आर आल्सो ब्रोंस्टेड-लॉरी बेस। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है एसिड बेस का, एरेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। इसके अलावा हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट भी यूज़ करते हैं जो कॉमनली यूज़ होता है, वो है आपका लुईस कॉन्सेप्ट। लुईस कॉन्सेप्ट जो होता है, लुईस कॉन्सेप्ट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और बेस जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको बेस कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको लुईस एसिड कहते हैं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लुईस एसिड बेस वाला ही है। जैसे अमोनिया and its derivatives, ammonia and its derivatives are basic in nature, are Lewis base due to presence of unsaid electron pair. Due to presence of unsaid electron pair.
अमोनिया और इस डेरिवेटिव जो होता है लुईस बेस की तरह बिहेव करता है क्योंकि इसके पास अनसेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। तो यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं हम लोग कि RnS2 ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है, प्लस H+ आयन, ऐसा ही रिएक्शन हो गया। तो ये क्या बना था RnS3, ये बेस है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ये बना दिया कंजुगेट एसिड। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो वो कंजुगेट एसिड बनाता है। तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये क्या हो गया लुईस बेस हो गया। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर नाइट्रोजन पे बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी जो होता है वो बढ़ता है, यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस की तरफ बिहेव करेगा। तो यहाँ पे हमको देखना है क्या है कि किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है और किस में। ये दोनों के पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, यानी ये दोनों जो होता है बेसिक पोर्शन है, यानी ये भी बेसिक नेचर है, बेसिक पार्ट है, और ये भी बेसिक पार्ट है। तो अब H+ गेन करेगा, या तो दोनों गेन करेगा या सिंगल करेगा। इसलिए क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया हुआ है अलग अलग केस में कि कौन H+ एक्सेप्ट करेगा कौन नहीं करेगा, सिंपली कौन एडिशन प्रोडक्ट दे देगा। तो इसको हम लोग देखते कैसे बनेगा सवाल ही। अब क्या होता है कि जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक अमाइंस होते हैं, उनमें रेजोनेंस काम करता है। रेजोनेंस में का अर्थ होता है डीलोकलाइजेशन, यानी कि लोन पेयर जो होता है डीलोकलाइज होता है। अब क्या है कि इसका लोन पेयर जो होगा डीलोकलाइज होगा तो जाहिर सी बात है इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे कम हो जाएगा। अब ये जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी जो होता है वो डिक्रीज करता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज करता है। तो यहाँ इसका अर्थ है कि जो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन है वहाँ पे डीलोकलाइजेशन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी घट जाएगा। तो यहाँ पर हमको देखना कि कौन सा एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है और कौन सा एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये वाला NH जो है, 2 NH है हमारे पास। अब क्या है कि ये वाला लोन पेयर जो हो सकता है वो डीलोकलाइज हो सकता है, यानी ये लोन पेयर क्या है डीलोकलाइज्ड होगा, क्योंकि ये डीलोकलाइज इसलिए होगा क्योंकि ये एडजेसेंट टू द रिंग है, एकदम बगल है रिंग के, एडजेसेंट टू द रिंग। इसका अर्थ ये लेस बेसिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डीलोकलाइज्ड होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। और ये क्या है, ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये कहीं पे भाग नहीं रहा है। इसका अर्थ ये लेस बेसिक हो गया, ये मोर बेसिक हो गया। इसका अर्थ है कि कौन सा पार्ट जो होगा ज़्यादा H+ गेन करेगा। अब अगर H+ देने का होगा तो ये वाला पार्ट रेडियली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। इसका अर्थ है कि ये बना देगा ऐसा कंपाउंड, ठीक है, यानी इन सब में ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि ऐसा बना रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये पार्ट पहले ही बताए कि ये लेस बेसिक है, तो ये वाला पोर्शन नहीं हो सकता, ठीक है। बी, इसमें देख रहे हैं वही सेम इक्वेशन आ रहा है, यानी बी इज़ द राइट ऑप्शन। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा इसका बी होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के। तो हाउ मेनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आर देयर इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें हमको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का तरीका होता है, अगर हमारे पास फार्मूला दिया हुआ तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, यानी ये हाइड्रोकार्बन्स के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। बाकी अगर हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो उसके लिए अलग अलग फार्मूले का जरूरत पड़ेगा। फिलहाल इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रक्चर बेस्ड है और स्ट्रक्चर के हिसाब से बताना है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा। तो यहाँ पे NC जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम,
NH जो होता है वो बता रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और अगर हमको जैसे C6H6 यानी बेंजीन का निकालना है तो जाहिर सी बात है NC यहाँ पे 6 हो जाएगा, NH यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो हो जाएगा वो होगा 6 - 6/2 + 1 यानी ये आ जाएगा हमको 4। इसका अर्थ है कि बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो होता है वो 4 के बराबर है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर से बताना है कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा, तो कुछ रूल्स कन्वेंशन होता है। अगर आपके पास रिंग दिया हुआ, कोई भी रिंग दिया हुआ, तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो होता है या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 लेते हैं। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, अगर जितना डबल बॉन्ड है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम 2 लेंगे। अब जैसे इसमें देखना है कितना रिंग है इस स्ट्रक्चर में, तो रिंग कितना है 1 2 3, तो इसमें रिंग है 3। डबल बॉन्ड कितना है, तो डबल बॉन्ड हम काउंट करेंगे। जैसे बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड, 3 1 4 1 5 1 6। ट्रिपल बॉन्ड कितना है, ट्रिपल बॉन्ड कितना है, ट्रिपल बॉन्ड 1 है। अब रिंग का जो होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है, तो 3 रिंग है तो 3 हो जाएगा। डबल बॉन्ड है 6 है तो उसका भी 6 हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड का एक ट्रिपल बॉन्ड यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका जो होगा वो 2 होगा, तो यानी 3 + 6 + 2 यानी जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा ओवरऑल सम अप करेंगे तो 11 होना चाहिए, 11 होना चाहिए। द करेक्ट ऑप्शन इज 11। सिंपल समझ गए। बेंजीन में कैसे 4 हो गया, एक बेंजीन रिंग में 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें रिंग 1 हुआ और डबल बॉन्ड 3 हो गया, डबल बॉन्ड इसमें 3 हो गया, तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 हो गया। इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन था, आसानी से बन सकता था, बस कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, इसमें से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये क्वेश्चन जो है रेजोनेंस बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें बताना है कि कौन सा जो स्ट्रक्चर रेजोनेंस के हिसाब से सबसे स्टेबल होगा। तो रेजोनेंस क्या होता है कि जब एक ही मॉलिक्यूल को हम डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर होता है एक ही मॉलिक्यूल का, दैट इज व्हाट वी कॉल रेजोनेंस। तो ये सारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो होता है उसकी स्टेबिलिटी बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। याद रखिए कि अगर ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या करना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ऑक्टेट का। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर विथ कंप्लीट ऑक्टेट, उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले से ज़्यादा होती है, विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या करना है, देखना है इसमें क्या है। ये जैसे 3 बॉन्ड बना रहे हैं यानी इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, जिसमें कंप्लीट ऑक्टेट है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो इन सारे स्ट्रक्चर में जैसे इसमें एक ऐसा बॉन्ड है जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो ये अनस्टेबल हो गया, इसकी भी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और इसमें देखते हैं कंप्लीट ऑक्टेट है यानी ऑक्टेट की रूल को सेटिस्फाई करा है यानी इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, यानी करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आसानी से बन सकता था रेजोनेंस के हिसाब से। हमको पता होना चाहिए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड करते हैं। तो पहला फैक्टर तो पता होना चाहिए, पहला फैक्टर होता है बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड। अगर 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर है और बॉन्ड जिसमें ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। दूसरा चार्ज, अगर बॉन्ड इक्वल है तो अगर अनचार्ज स्ट्रक्चर है तो उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी यानी न्यूट्रल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी अधिक होगी। फिर हम लोग ऑक्टेट देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है या नहीं। फिर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर 2 स्ट्रक्चर है तो जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हुआ, डिफरेंट जो तरीके से हम किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर देखेंगे चार्ज सेपरेशन है कि नहीं, अगर चार्ज सेपरेशन किसी मॉलिक्यूल में तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और दूसरा फैक्टर होता है इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट। अगर 2 इक्विवेलेंट है और एक नॉन इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, इन सारे फैक्टर को दिमाग में रखते, अगर आइसोवेलेंट स्ट्रक्चर है
तो आइसोवेलेंट स्ट्रक्चर मतलब जिसकी वैलेंसी सेम होती है वो आइसोवेलेंट स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू हेट्रोवेलेंट। तो ये सारा फैक्टर जो होता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को की स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है कि विच स्ट्रक्चर विल बी मोस्ट स्टेबल। तो इन सब चीज़ को याद रखिए, बॉन्ड, चार्ज, ऑक्टेट, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, चार्ज सेपरेशन, इक्विवेलेंट और आइसोवेलेंट स्ट्रक्चर, ये सारा फैक्टर जो होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इन विच पेयर सेकेंड आयन इज मोर स्टेबल देन द फर्स्ट। ये सारा ऑप्शन दिया हुआ 1 2 3 4। इसमें बताना है कि इसमें से सेकेंड आयन जो होगा, इसमें से सेकेंड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है किस स्ट्रक्चर में। इन विच पेयर सेकेंड आयन इज मोर स्टेबल देन द फर्स्ट। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगाना है, जैसे ये कार्बोकैटायन है, ये कार्बन आयन है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है एरोमेटिसिटी का। कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब कहलाता है, तो उसके लिए हकेल रूल यूज़ करते हैं। पहला तो वो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा वो प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर यानी sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, फिर कंजुगेट सिस्टम होना चाहिए। कंजुगेट सिस्टम उसको कहते हैं इसमें अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ठीक है। फिर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट होता है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे n हम 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। तो ये जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रूल को फॉलो करता है वो एरोमेटिक। अब जैसे हम इसको देख लें, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास और 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास, यानी इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये एरोमेटिक होगा और ये जो होगा वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक होगा। अब एंटी एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक हम किसको कहते हैं, सारा वही रूल होता है फॉलो, यानी साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन का। अगर किसी पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक होगा। तो n यहाँ पे 1 2 3 4 सारा वही होगा, साइक्लिक, प्लेनर, कंजुगेट्स, लेकिन अंतर क्या हो जाएगा, इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर के हिसाब से देखें तो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होता है वो होता है एरोमेटिक, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक। फिर होता है नॉन एरोमेटिक और सबसे कम स्टेबिलिटी होती है एंटी एरोमेटिक की। तो अगर आपके पास तीनों में से डिसाइड करना है कि विच वन इज़ मोर स्टेबल, तो एरोमेटिक बन रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो ये आपका एंटी एरोमेटिक है, इसका अर्थ है कि ये ज़्यादा स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। तो पहला ऑप्शन तो आपका छट गया, यानी कि सेकेंड जो है इसमें ये लेस स्टेबल है, सेकेंड लेस स्टेबल है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन भी जो है वही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कैसे बेस्ड है, तो देखिए ये कितना पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी ये भी एंटी एरोमेटिक हो गया, दिस वन इज ऑल्सो एंटी एरोमेटिक। और इसके पास टोटल 6, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बन आयन कहलाता है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये आपका एरोमेटिक हो गया, दिस वन इज एरोमेटिक। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ये मोर स्टेबल, यानी आपका एक ऑप्शन 2 हो सकता है। तो अब एलिमिनेशन मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि जो जहाँ जहाँ 2 ऑप्शन है वो हम, जैसे डी नहीं हो सकता क्योंकि डी 3 और 4 है, तो डी ऑप्शन तो छट गया। बाकी में भी 2 कहाँ पे है, बाकी सारे में 2 है। अब हम 3 और 4 में देख लेते हैं, तो 3 और 4 में देख लेते हैं कौन ज़्यादा स्टेबल। 3 वाले में भी कॉन्सेप्ट यही लग रहा है, देखिए इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी एंटी एरोमेटिक, ठीक है। और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी एरोमेटिक, यानी कि ये मोर स्टेबल, यानी आपका ऑप्शन 3, 2 और 3, ऐसा कोई ऑप्शन हो 2 और 3 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, हम डी भी चेक कर लेते एक बार। 4 वाला क्वेश्चन, 4 वाला क्वेश्चन सीधे रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। कैसे है, फोर्थ में क्या होता है कि रेजोनेंस काम करता है, ये रेजोनेंस जो होता है इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, यानी कि ये ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसके पास कंप्लीट ऑक्टेट है। तो ये इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि विच वन इज़ मोर स्टेबल।
तो यहाँ 1 की स्टेबिलिटी है, मोर स्टेबल है, यानी करेक्ट ऑप्शन बी ही होगा, बाकी ऑप्शन सही नहीं हो सकता है।